चिल्ड्रन फ्री एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग और 2019 के अकॉर्डिंग संशोधन व अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम डिस्कशन करें, डीपली डिस्कशन किए थे यह है क्या, किस तरीके से, कहाँ कहाँ लागू होगा, और चैप्टर नंबर 2 तक हम पहुँच गए थे। बट अब और शॉर्टकट में चैप्टर नंबर 2 तक मैं बता देती हूँ, उसके बाद और भी डिटेल्स हम जानेंगे। और उससे अगर यह वीडियो देख रहे हो तो एक बार उस वीडियो को देख लो, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैं डीपली डिस्कशन की हूँ कि यह है क्या। जब हम किसी भी बच्चे की बात करते हैं तो वह बालक शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकारी होता है, उनके अंतर्गत यह संशोधन भी किया गया है। यह अधिनियम को संशोधन किया है 2019 में। उसकी डेट है 1 मार्च 2019 संशोधन किया गया था। उसकी डेट बताई गई 2010 में भी हुआ था। और राइट टू एजुकेशन क्या है कि अगर कोई भी बच्चा है, जो लड़का है लड़की है, और उसकी एज है जो समझ लो 6 साल से लेकर 14 साल तक, तो उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, वह अपने अधिकार के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन में शिक्षा का जो अधिकार है, वह शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत 6 साल से 14 साल की उम्र की जो बच्ची होते हैं, जो बच्चा होता है, उनके दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में भी यह लागू किया गया है। 50% जो हमारा पहले था, बट उससे पहले देखा गया कि 50% बहुत ज़्यादा है, तो 25% जो आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो सभी जगह आरक्षण भी दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट के बाद, संशोधन के बाद, 86 अमेंडमेंट संशोधन के बाद यह देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A में बच्चों को पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यह बात की गई कि अगर कोई भी बच्चा है, उसकी एज 6 साल से 14 साल तक है, तो उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा का पूर्ण अधिकार होता है। DPSP आर्टिकल 45 में जब कोई भी बच्चा है 6 साल से लेकर 14 साल तक, उन्हें स्टेट द्वारा, और उसके साथ याद रखो आर्टिकल 39, और याद रखो आर्टिकल, इसे यहाँ लिख देती हूँ, आर्टिकल 39F भी याद रखो। जो राज्य के अंतर्गत अगर कोई बच्चा ऐसा है जिन्हें सुरक्षा का पूर्ण रूप से उन्हें ध्यान रखना होगा, तो उस जगह पर भी होगा। तो आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग उन्हें यह मतलब डी नहीं दिख रहा है, ये पी दिख रहा है, DPSP उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेट के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी और गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ भी बताया गया है, अगर कोई भी बच्चा है जो 6 साल से लेकर 14 साल की आयु वाला है, उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करना होगा, और शिक्षा के अंतर्गत वह अपने मतलब राइट टू एजुकेशन के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के बारे में ही बात की गई है कि अगर कोई भी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत उन्हें किस प्रकार से यह अधिकार प्राप्त होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। नाम तो आपको पता है, चल ही गया है कि इसका नाम क्या है। निःशुल्क जो शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिकार जो है 2019, नाम याद रखो। और यह किस पर लागू होता है, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क रूप से राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो तिथि है उसे याद रखो, 1 तिथि, और ये आपका ये जो तिथि है वो सेम है,
26, ठीक है, अगस्त 2009, ठीक है। क्या है ये? प्रकाशन की तिथि 26 अगस्त 2009, अधिनियम की तिथि 26 अगस्त 2009, और जो हमारा राष्ट्रपति द्वारा जो मंजूरी दे दी गई थी, असेंट मिला था 26 अगस्त 2009, सॉरी 26 अगस्त 2009, ठीक है। और राष्ट्रीय सभा से जो पारित हुआ था, सबसे पहले से मुझसे गलती हुई, मैं दिसंबर बोली, उस जगह पर वह अगस्त है। प्रकाशन की तिथि 26 अगस्त 2009, अधिनियम की जो तिथि है वो 26 अगस्त 2009, राष्ट्रपति द्वारा जो अनुमति दी गई और असेंट दिया गया 26 अगस्त 2009, राज्यसभा से जो पारित हुआ 19 जुलाई 2009, और जो लोकसभा से पारित हुआ वो 7 अगस्त 2009। और इम्पॉर्टेंट डेट, आपका जो इम्पॉर्टेंट डेट है ना, यह इम्पॉर्टेंट डेट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। यह है 1 अप्रैल 2010, जो यह लागू हुआ है। यह जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें भी यह मेंशन होता है और बैरक में भी मेंशन होता है। जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट यह याद रखना है, ठीक है। अब इसकी जो सेक्शंस है वह 38 है, चैप्टर है वो 7 है। चैप्टर 1 में बताया गया है, चैप्टर 1 में आपको बताई ना ये इम्पॉर्टेंट है, तो वही चीज़ मैं आपको डिस्कस की थी कि यह इम्पॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 यह कब लागू हुआ था, इसका नाम क्या है, हम डिस्कशन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में वही है, यह पूरे भारत में लागू होता है, इसका नाम क्या है, और यह अधिनियम किस प्रकार से किस जगह पर लागू होगा यह भी बताया गया है, और इसकी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2010 है, ठीक है। तो जो चैप्टर में 1 है, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन की बात की गई है कि किस वर्ड का क्या डेफिनेशन होगा। जो पूर्ण रूप से बच्चों का जो डेफिनेशन है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जो आयु है वह लड़का लड़की जो भी है उनके अंतर्गत आएगा। जब भी गवर्नमेंट की बात आएगी तो सेक्शन के 2A के अंतर्गत आएगा। और कौन सा डेफिनेशन है, और विद्यालय का डेफिनेशन बताया गया है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लोगे। और बाकी डेफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में निशुल्क शिक्षा और शिक्षा का अधिकार के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 3 से लेकर यह 5 तक है। यह क्या बताया गया है कि अगर कोई भी निशुल्क शिक्षा है उसके अंतर्गत बालिका का अधिकार क्या है। निशुल्क शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को यह अधिकार प्राप्त होगा, और वह किसी भी जगह, जब वह किसी जगह रहते हैं तो उसके पास में कोई भी विद्यालय है, मतलब स्कूल है, तो वहाँ अपने एजुकेशन को वह प्राप्त कर सकते हैं। वह किसी भी तरीके से उन्हें जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ निशुल्क रूप से वह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, ठीक है। इस जगह पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई ऐसे रोकता है तो यह पूर्ण रूप से उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं वह वायलेट कर रहे हैं और इन पर एक्शन लिया जाएगा। और कहा गया है कि अगर कोई भी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो उन्हें किस तरीके से अधिकार प्राप्त होगा, वह अधिकार के नियम बताए गए हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, कि अगर कोई भी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो उनके रूल्स बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं करते हो तो उस जगह पर आपको यही रूल अप्लाई होगा। पहले आपको प्रारंभिक शिक्षा का रूल है, उसके बाद जो रूल पालन नहीं करते उनके रूल्स अलग हो जाएंगे। ट्रांसफ़र के बारे में बात किया गया कि अगर कई बार क्या देखा गया कि जो बच्चे होते हैं उनका ट्रांसफ़र करना पड़ता है उनके पेरेंट्स के कारण। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको बार बार एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो समझ लो एक जगह पर वह 3 साल तक रहते हैं, तो उसके बाद उनके पेरेंट्स की जो ट्रांसफ़र है वो उन्हें कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया में हो जाता है।
तो उन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो अगर कोई भी बच्चा एक जगह पर अपने एजुकेशन को ले रहे हैं 4 साल से लेकर 14 6 साल से लेकर 6 साल से लेकर 14 साल तक का यह रूल है कि वह एजुकेशन ले सकते हैं। तो यह नहीं है कि अगर कोई भी बच्चा इस जगह पर 6 साल के समय में एडमिशन ले लिया है तो वह राज्य उसी जगह पर वह अप्लाई होगा और वह दूसरी जगह चले जाएंगे तो नहीं होगा। नहीं, अगर वह किसी भी जगह पर ले चुका है और यहाँ पास आउट हो गया और दूसरे स्टेट में वह टीसी लेकर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर दूसरे स्टेट में अपना एडमिशन करवाते हैं, तो वह उसी क्लास में जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर वह 7 क्लास में पहुँच चुके हैं इस स्टेट में, तो वह 8 क्लास में इस जगह पर जाएंगे पास आउट होने के बाद। तो यह देखा जाएगा कि अगर कोई भी बच्चे का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वह किस रीज़न से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। अगर उनके पेरेंट्स के कारण उनका जो ट्रांसफ़र हो रहा है या किसी भी रीज़न से ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो रूल अप्लाई होगा और वह उस जगह पर वह रूल के अकॉर्डिंग वह एजुकेशन ले सकते हैं। और कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकते कि हम आपको ट्रांसफ़र और सर्टिफिकेट नहीं देंगे। उन्हें किसी भी कारण से अगर जाना पड़ रहा है तो ट्रांसफ़र और सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देना होगा, परमिशन लेना होगा। उसके बाद वह ट्रांसफ़र और सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वहाँ रूल अप्लाई होगा। दूसरे जगह पर भी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वह एडमिशन ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट होगा। अगर प्राइवेट कॉलेज में वह पढ़ना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट यहाँ स्कूल की बात हो रही है तो वह प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं ट्रांसफ़र और सर्टिफिकेट लेकर, और यह रूल के अकॉर्डिंग वही बताया गया है। चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है गवर्नमेंट और माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे। सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 11 तक है कि अगर कोई भी कर्तव्य है तो किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य है, अगर बच्चा है 6 साल से लेकर 14 साल का बच्चा है तो उन्हें निःशुल्क रूप से, यह स्टेट की पावर बता रहे हैं और गवर्नमेंट की पावर के कर्तव्य बता रहे हैं, निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाएगा। वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनकी 6 साल से 14 साल की आयु तक है तो वह प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग देखो, यह सेक्शन नंबर 6 विद्यालय के अस्तित्व के अंतर्गत बताया गया है कि अगर विद्यालय है तो उसकी समुचित जो गवर्नमेंट होंगे उनकी क्या कर्तव्य होंगे, उनके अंतर्गत क्या प्रक्रिया होगी। वह प्रक्रिया के अंतर्गत वह किसी भी, जैसे इस एरिया में वह रहते तो उनके आसपास कोई भी मतलब स्कूल होगा तो वह वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी जगह एक जगह उन्हें एडमिशन लेना होगा और उस जगह पर वह एडमिशन ले सकते हैं और उन्हें एडमिशन देना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, उनके आसपास के किसी भी मतलब स्कूल में वह एडमिशन ले सकते हैं। और बच्चों के कोई भी प्रकार से बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है, समझ लो किसी भी प्रकार से वह एडमिशन ले रहा है, तो एडमिशन लेने के बाद उनके आसपास के जो इन्वायरमेंट होंगे, मतलब उनके टीचर हो गए या बच्चों का जो बिहेवियर है, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से समान होना चाहिए। सभी बच्चों के अंतर्गत उन्हें समान रूप से भेदभाव नहीं करना है और किसी भी बच्चे को भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हानि नहीं पहुंचानी है, मानसिक प्रताड़ना नहीं देनी है, जिससे वह अपना मतलब एजुकेशन प्राप्त कर सके। जो स्कूल है वह भवन है या पूर्ण रूप से स्कूल भवन है, मतलब स्कूल भवन का मीनिंग क्या होता है, जो स्कूल होता है उनका जो भवन है, मतलब उनका जो पूरा इन्वायरमेंट है, शिक्षक है और उनकी जो ढांचा है किस तरीके से होगा, किस तरीके से रूल होंगे, सारी चीज़ें डिसाइड होगी और उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा। प्रशिक्षण के अंतर्गत सेक्शन नंबर 4 में वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, मतलब जो भी बच्चा उसमें एडमिशन लग रहा है, प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक उन्हें पूर्ण रूप से
निगरानी में रखना होगा, निगरानी करनी होगी, मतलब देख रेख में करना होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अटेंडेंस हो रहा है कि नहीं। अब कोई बच्चा एडमिशन लिया है, ठीक है, किसी स्कूल में वह एडमिशन लिया है, तो समथिंग 30 बच्चे होंगे एक क्लास में, 30 बच्चे होंगे एक क्लास में। तो उस 30 बच्चों के टीचर कौन होंगे, टीचर कौन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, मतलब वह कहाँ तक पढ़ चुके हैं और किस जगह पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें होगी। 30 बच्चों में अगर उसमें से आपके 25 बच्चे ही आ रहे हैं, तो उसमें से 5 बच्चे क्यों नहीं आ रहे, मतलब 5 बच्चे क्यों नहीं आ रहे, कहाँ क्या हो गया। उसके अंतर्गत उन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी, उनके गार्डियन से बात करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दे रहे हो। एग्ज़ामिनेशन होता है, 3 स्टेज में एग्ज़ामिनेशन होता है स्कूल के, तो तीनों स्टेज में बच्चों का जो परफॉर्मेंस है होना चाहिए, बच्चों को ज्ञान होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, सिलेबस का, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें डिस्कस की गई है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। लेकिन बच्चों का मतलब पूर्ण रूप से गुणवत्ता के साथ अच्छे, और उन्हें पनिशमेंट भी अगर किसी भी तरीके से देना होगा, तो ऐसा नहीं कि आप मारपीट कर रहे हो, नहीं। अगर आपको परमिशन मिला है किसी भी तरीके से, आप टीचर बन चुके हो, तो आपको परमिशन मिलता है कि आप उन्हें समझा सकते हो, तो आपको मारना नहीं है, यह लॉ भी बना था। और उसके अकॉर्डिंग आपको पूर्ण रूप से जो आपके सिलेबस का पार्ट है, मतलब अब क्या है कि किसी भी आप क्लास में हो, 6 क्लास में ही हो आप समझ लो, तो आपका मतलब सब्जेक्ट का सिलेबस का पार्ट होगा, तो उसे कितने भागों में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। जो एग्ज़ामिनेशन होता है 3 पार्ट्स में, एनुअल एग्ज़ामिनेशन और आपका पूर्ण रूप से, तो उसे किस तरीके से बच्चों का परफॉर्म हो रहा है, वह कर पा रहे हैं कि नहीं, उन्हें गाइड करना, उन्हें नोट्स बनाने में हेल्प करना, सब्जेक्ट को समझने में हेल्प करना, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएगी। और यह इम्पॉर्टेंट होता है, और यह पूर्ण रूप से बच्चों का भी कर्तव्य है और माता पिता का भी कर्तव्य है कि दोनों उस चीज़ पर ध्यान रखें। चैप्टर नंबर 4, स्कूलों और मतलब स्कूल के शिक्षकों का कुछ जिम्मेदारी है, वह किस प्रकार से होगा, तो यह बताया गया है सेक्शन नंबर 12 से लेकर आपका, ये बहुत लंबा है, 28, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 से लेकर 28 तक के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। जो विद्यालय की जिम्मेदारी और उसके कुछ मतलब जो जिम्मेदारी के साथ साथ उनके कुछ कंडीशन होंगे, जो सीमाएं होंगी, जिम्मेदारी होगी कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त हो। 50% वाला रूल हम जानते हैं। उसके बाद है 25% वाला रूल, जो आरक्षित वाला होगा सीट को, उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति हैं और एसटी और एससी के अंतर्गत, और ओबीसी या जो जनरल के अंतर्गत उन्हें डिवाइड किया जाता है, उसके अंतर्गत यह आरक्षित जो भी प्रक्रिया है वो की जाएगी, और किस तरीके से की जाएगी उसका कंडीशन इसमें दिया गया है इस सेक्शंस में। स्कूल के लिए जो तरीके से होगा, स्कूल के अंतर्गत जो मापदंड है वो किस तरीके से हो, कोई भी विद्यालय जो पूर्ण रूप से मापदंडों के अंतर्गत चलता है तो वो पूरा नहीं होता है किसी भी कारण से। और प्रारंभ में 3 वर्ष में, देखो 3 वर्ष के भीतर पूर्ण रूप से मापदंडों को पूरा करने के लिए करना ही होगा। देखो अब क्या होता है कि जो रूल्स बनाए गए उस रूल को तो कंडीशन को फॉलो करना ही होगा। आप कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, जो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते किसी भी तरीके से, आप 3 साल का जो अवधि दे देते हैं कि आप इसके अंतर्गत पूरा करो, ठीक है, ऐसे अचानक से तो नहीं होगा।
तो कोई भी जो व्यक्ति है, जो मान्यता वाले जो रूल्स बनाए गए हैं, स्कूल को चला रहे हैं, उसमें 1 लाख रुपए उन्हें फाइन देना होगा अगर वह रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और जो जो रूल बनाए गए हैं मापदंड के, अगर वह फॉलो नहीं करते तो उन्हें यह पनिशमेंट दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। और यह पूर्ण रूप से जो जुर्माना है वह पूर्ण रूप से बदल भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये जो अमाउंट है ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग यह इम्पोर्टेंट है कि कितना होता है जुर्माना। बढ़ भी सकता है, 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और डिले करने पर और भी बढ़ाया जा सकता है। जो अनुसूचित जाति है, ST SC वर्ग के आते हैं, तो उनके अंतर्गत कुछ आरक्षित सीट दिए गए हैं, उसी के अंतर्गत बात हो रही है। अब अनुसूची में संशोधन करने की जो शक्ति है, वो संशोधन करने की शक्ति जो प्राप्त है वह स्टेट गवर्नमेंट को है पूर्ण रूप से। और प्रक्रिया है स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित जो घटाना बढ़ाना का संशोधन है वो कर सकती है। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। समिति के जो पूर्ण रूप से प्रक्रिया होंगे माता पिता के अंतर्गत, वह नियमों को देखना। 1% या 2% नहीं, इसमें कम से कम 1/3 सदस्य के अंतर्गत कार्य किया जाएंगे। जो बैठक होगी वह किस प्रकार से होगी? बैठक कम से कम महीने में 1 या 2 बार तो होनी चाहिए। और बैठक होगी तो उसका रिपोर्ट बनाया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, किस कारण से नहीं आए, क्या कारण था, कितने सदस्य हैं, और उस सदस्य की पूर्ण रिपोर्ट होगी। और जो समिति के कार्य है वो क्या होंगे कि निगरानी रखना, कामकाज पर नियंत्रण करना, योजना बनाना, साफ सफाई रखना, साथ साथ आसपास के इन्वायरमेंट को सही रखना और निगरानी रखना बच्चों पर, उनके किस तरीके से वह कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से उनका विकास हो रहा है कि नहीं, और कार्यों का निर्धारण करना कि किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे। भोजन जो मतलब मध्यकालीन भोजन होता है ना जो बच्चों के लिए, वह किस प्रकार से हो रहा है। वार्षिक जो पेपर होते हैं वह किस प्रकार से हो रहा है, इस पर भी ध्यान लगाना होगा। स्कूल का विकास योजना तैयार करवाना, विद्यालय का जो प्रबंध है किस तरीके से होगा, कौन तैयार करेगा? विद्यालय प्रबंध तैयार करेंगे, स्कूल की जो योजना तैयार करवाएंगे। कब तैयार होगा? इसमें वार्षिक वर्ष के अंतर्गत कम से कम 3 माह के अंतर्गत होगा। योजना के अंतर्गत क्या होगा कि अगर 3 वर्ष की योजना होगा तो 3 वर्ष के शामिल होगा। और इसमें हस्ताक्षर जो होगा वो मतलब प्रबंध द्वारा किया जाएगा, प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 5 में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बता दिए जा रहे हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत यह सेक्शन जो आपका होगा, 2 सेक्शन है ओनली, आपके 2 सेक्शन ही इसमें आएंगे। ठीक है। 6 में जो आपका वह बताया बच्चों के अधिकार एवं उसके संरक्षण के अंतर्गत क्या है, तो सेक्शन 31 से लेकर 34 तक है। बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत निगरानी और शिकायतों के अंतर्गत, और जो राष्ट्रीय मतलब गठन किया जा रहा है उसके अंतर्गत कार्यों के बारे में बताया गया है। बच्चों के शिक्षा के अधिकार और निगरानी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे बनाया जाता है, तो उस जगह पर 2005 2005-6 और सेक्शन 17 के अंतर्गत जो गठन किया गया है उसके अंतर्गत कार्य बताया जाता है कि अगर कोई भी बालक है तो सेक्शन नंबर जो हमारा 15 है, सेक्शन नंबर 15
और सेक्शन नंबर 24 के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। और बालक हो या बालिकाओं के अधिकारों के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षा दी जाएगी, सेक्शन नंबर 14 से लेकर 24 तक है। और उसमें जांच किस तरीके से होगी, उस मामले की जांच कैसे होगी, और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा के अधिकार के और बालक के संरक्षण के अधिकार पर शक्ति प्राप्त होगी। शिकायत का निवारण किस प्रकार से होगा, कौन करेगा? अधिनियम के अंतर्गत बालक के अधिकार के अंतर्गत कौन शिकायत करेगा? और उस शिकायत के अंतर्गत कोई शिकायत करने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कौन शिकायत कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी प्रकार, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, या बच्चा खुद शिकायत करेगा। वह लिखित रूप से होगा शिकायत। अगर पूर्ण रूप से लिखित रूप से सारी डिटेल दी जाएगी। इस मामले का निपटारा पूर्ण रूप से 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खींचे जा रहा है वो काम, वह खींचे जा रहा है वो शिकायत, नहीं, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो नहीं, मतलब शिकायत मिला तो तुरंत एक्शन, जो निपटारा हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए वो मामला, अंतिम डेट है। और उसकी रिपोर्ट भी जाएगी, उसके निर्णय का पूर्ण लेखा जोखा होगा, सारी चीज़ें होगी। अपील जो की जाएगी वो कंप्लीटली, जो अपील का जो कार्य है वो राज्य बाल अधिनियम संरक्षण सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग होगा। और जो कार्य के अंतर्गत बाल अधिनियम संरक्षण आयोग में जो सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 31 उपधारा, मतलब सब सेक्शन क्लॉज 1 और खंड सी में यह उल्लेख किया गया है, रूल्स बताए गए हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है, कि जो अपील की प्रक्रिया है, जो अपील की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, उसका कार्य किस तरीके से होगा, और अपील के कार्यों के अंतर्गत निपटारा किस तरीके से होगा, मामले का निपटारा को कैसे होगा और कौन करेगा, सारी चीज़ें दी गई है। बालकों की शिक्षा अधिकार और निपटारा के अंतर्गत अगर कोई भी नियम है वह किया जाता है गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसमें इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 2006 धारा के अंतर्गत सेक्शन 17 के अंतर्गत बताया जाता है कि इनके क्या नियम होंगे, किस तरीके से होंगे, और इन पर क्या कार्य जांच की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी। बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा और जांच करवाई जाएगी। धारा 15 और 14 के अंतर्गत कदम उठाए जाएंगे। निपटारा कौन करेगा, शिकायत किस तरीके से होगा, यही चीज़ बताया जा रहा है। शिकायत कौन कर सकता है? शिकायत करने वाला जो व्यक्ति है वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, जो उस जगह पर कार्य कर रहे हैं, या बच्चा खुद भी हो सकता है, जो कार्य करने के साथ साथ उनके पूर्ण रूप से जो शिकायत होगी वह लिखित रूप से होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से वह शिकायत को करते जा रहे हैं और उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेक्शन के अकॉर्डिंग जो सेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी मामला आता है लिखित रूप से, कोई भी शिकायत आती तो 3 महीने के अंतर्गत उस पर एक्शन लिया जाएगा। 3 महीने में ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक वेट करें, नहीं, मतलब शिकायत आया, कंप्लेन आया है तो 3 महीने में उनके अंतर्गत कार्रवाई, प्रोसेस, सारी चीज़ें हो जाएगी और जो भी होगी उसका पूर्ण लेखा जोखा करवाया जाएगा कि कैसे होगा। अपील किस तरीके से होगा, अपील जो होगा सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग होगा। और निपटारा जो होगा वो किस प्रकार से होगा वो भी है। अपील के जो नियम कानून है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग सेक्शन नंबर 31 के अंतर्गत सेक्शन जो उपधारा है 3 के अकॉर्डिंग होगा। और उसके साथ साथ इस मामले में सेक्शन नंबर 31 के उपधारा 1 के अंतर्गत सी के अंतर्गत होगा। जो राष्ट्रीय प्रकार से
जो शिकायत करता है उनका जो गठन होता है उसके कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। अगर कोई भी गठन होता है तो वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा करते हैं। अगर जो संचालन होंगे वह संचालक में एक जो अध्यक्ष होंगे और एक चौथाई जो सदस्य होने ही चाहिए। जो अध्यक्ष होंगे उनके कुछ कार्य होंगे और उन्हें उन्हें पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा जो अध्यक्ष है, ये नियम है, उनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होगी। जो योजना है, सदस्यों की जो योजना है, प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावसायिक रूप से इन पर इस मामले में होगा। शर्त जो है वो कम से कम एसटी व एससी वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए सदस्यों का चयन करना होगा, जातियों को देखते हुए चयन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप ओनली एक ही वर्ग के ले रहे हो। अदर एसटी एससी अदर सभी जातियों के अंतर्गत एक रेशियो रखा गया है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग सदस्यों का चुनाव होगा। कम से कम जो सदस्य होंगे उनके अंतर्गत उनके कार्यभार, शिक्षा, बालकों की शिक्षा और उनके ज्ञान को भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी इस पर काम कर रहे हैं उन्हें अनुभव भी होना चाहिए, उनकी डिग्री भी होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना होगा। जो सदस्य होंगे निम्नलिखित जो सदस्य होते हैं, सचिव और उसके साथ साथ परिषद में निर्देशक होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत जो निर्देशक होते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा में कुलपति के अंतर्गत कार्य, राष्ट्रपति के अंतर्गत जो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत कार्य, जो या बाल जो अध्यक्ष होते हैं, बाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अंतर्गत सदस्य हो सकते हैं। और उसके साथ साथ मतलब अगर देखा जाए तो सभी सदस्यों में से एक तिहाई महिला होनी चाहिए। महिला की जो मतलब रेशियो है वो कम नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक जो है वो पार्षद के अंतर्गत स्कूल का जो कार्य होगा किस तरीके से होगा, कार्य में जो मापदंड है उसे ध्यान दिया जाएगा। धारा जो नियमों का पालन होगा वह कौन सा होगा, सेक्शन के अंतर्गत होगा 29 के अंतर्गत नियमों का पालन किया जाएगा। कमीशन किस तरीके से होगा, राज्य के अंतर्गत परिषद के अंतर्गत क्या कार्य होंगे, लंबित किस तरीके से होगा। और इसमें वातावरण को ध्यान में रखा जाएगा। मीडिया और केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य किस तरीके से होंगे, सारी चीज़ें होंगी। रिपोर्ट किस तरीके से भेजा जाएगा और सूची किस तरीके से भेजी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट में, यही सारी चीज़ें बताई गई है। जो राज्य के सलाहकार हैं उनका गठन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। और जो संचालन होंगे उनके संचालन के अंतर्गत परिषद में 5 सदस्य होने चाहिए और अध्यक्ष होने चाहिए, एक चौथाई सदस्य होने चाहिए। अध्यक्ष जो है स्कूल के शिक्षक के जो प्रभारी मंत्री है और राज्य सरकार के परिषद में जो है अध्यक्ष उनके अंतर्गत होगा। नियुक्ति कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षा और बालक विकास क्षेत्र में ज्ञान के अंतर्गत अनुभव के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। शर्त है, कुछ शर्तें हैं जिस पर ध्यान देना है। कम से कम एसटी व एससी वर्ग जो भी अभी हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो स्टेट में होगा और वो सेंट्रल में होगा वही चीज़ है। जो कम से कम सदस्य होंगे वो एसटी एससी वर्ग और जातियों को ध्यान पर रखा जाकर लेंगे। जो सदस्य होंगे उनके अंतर्गत कार्य को डिवाइड किया जाएगा और उनके अंतर्गत अनुभवों को भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे, नहीं, उन पर भी क्वालिफिकेशन होती है जिनके अकॉर्डिंग ही वह कार्य कर सकते हैं। और कार्य के अकॉर्डिंग सबसे कम सदस्यों के अंतर्गत उनमें शिक्षा प्राप्त करने के अंतर्गत होगा। सदस्य होंगे सेम सदस्य के लिस्ट बताए गए। कम से कम सभी सदस्यों के अंतर्गत एक तिहाई महिला होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दे रही हूँ, बाकी चीज़ें सेम है सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम चैप्टर जो हमारा 7 है,
चैप्टर नंबर 7 35 से लेकर 38, इसमें निर्धारित जांच की किस तरीके से होगी, लास्ट है, इतना ही तक है सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट किस तरीके से होगा, और किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर। इसमें स्कूल के अंतर्गत अगर कोई शिकायत आता है तो किस तरीके से होगा।